Hello students, very good morning to all of you and all of them welcome my YouTube channel Biology Village. And today guys भी हम डिस्कस करेंगे आज इक्टोकार्पस के बारे में एक न्यू सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हम इक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और जितने भी क्वेश्चन गाइज वो कम्प्लीटली कंसर्न टू द रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ द इक्टोकार्पस। गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि इक्टोकार्पस क्या होता है, एक ब्राउन एल्गी होता है। ब्राउन एल्गी मीन्स फियोफाइसी को बिलोंग करने वाला, और इसमें इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं यू नो बेटर दैट कि ये वेरी लार्ज कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम डेंड्रॉइड कॉलोनी बोलते हैं, और जनरली फ्यूफाइसी के मेंबर्स को ब्राउन एल्गी बोलते हैं और ब्राउन एल्गी को माचो एल्गी बोलते हैं। जैसे केल्प, लेमिनेरिया, बहुत बड़े बड़े जो एल्गीज होते हैं वो इन्हीं के थ्रू बनाए जाते हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट एल्गा इन द एल्गल बर्ड जिसे बोलते हैं माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, वो भी इसी ग्रुप को बिलोंग करता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन मेंबर्स जैसे सार्गेसम, डिक्टियोटा, फ्यूकस, लेमिनेरिया, केल्प जो टर्म आते हैं गाइज वो ऑल कंसर्न टू दी फ्यूफाइसी। अब इसका मेंबर है इक्टोकार्पस। ये ग्रुप के मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट है भाई गाइज, क्योंकि ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का एल्गी है एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक। देखिए लार्ज कॉलोनी बनाते हैं दूसरे मेंबर्स बट इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, बड़ा स्मॉल सा है। दूसरा फिलामेंटस ब्राउन एल्गी है एंड जनरली इट इज यूज एज अ मॉडल टू एक्सप्लेन द मॉर्फोजेनेसिस, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन द एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग्स फॉर एक्सप्लेनिंग जीनोमिक अप्रोच ऑफ द मल्टी सेलुलरिटी एंड मार्फोजेनेसिस की जो जेनेटिक अप्रोच है जीनोमिक की, हाउ जीन्स कंट्रोल मार्फोजेनेसिस, तो इसके लिए जो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिकल उसमें एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म भी इक्टोकार्पस को हम यूज़ करते हैं ऐसे। तो इक्टोकार्पस का जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। इक्टोकार्पस जैसे आप पहला पिक्चर देखेंगे इसमें देख रहे हैं कि ए ब्रांच विद यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, और दूसरे में क्या लिखा है, ब्रांच विद प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया। मतलब एक ही थैलस में दो डिफरेंट ब्रांचेज होती है, एक गैमेटोफाइट कहलाती है, दूसरी स्पोरोफाइट कहलाती है। कहने का मतलब है एक हैप्लाइड होती है और दूसरी डिप्लाइड होती है सिंगल थैलस पे। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इक्टोकार्पस। उन्हीं में यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनती है, उसी में प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया बनती है। मतलब जो आपकी गैमेटोफाइट है जो हैप्लाइड वाला है उस पर यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेंगी, जो आपका डिप्लॉयड है जिसे हम पोरोफाइट बोलते हैं उस पर प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया बनेगी। एंड दिस इज पिक्चर ऑफ ए सिंगल सेल ऑफ द इक्टोकार्पस, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर का क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके अलावा इसमें जो हेयर्स बनते हैं ब्रांच पे और उनके बारे में, और दिस इज ओरिजिनल व्यू, मतलब हैबिटेट ही लुक लाइक कैसा दिखता है इक्टोकार्पस। तो दिस इज पिक्चर ऑफ इक्टोकार्पस। कंप्लीटली मरीन एल्गा है, कहाँ पाया जाता है, ओशियन मतलब समुद्र में पाया जाता है ना। तो भाई पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इसके रिप्रोडक्शन और ब्राउन एल्गी के बारे में हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है कि इनमें द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो द करेक्ट वन इज रिगार्डिंग टू ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट इन द ब्राउन एल्गी कम्स फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ इक्टोकार्पस एज ए मॉडल ब्राउन एल्गा। गाइस देखिए लिखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है मगर इसका रेफरेंस बहुत ही छोटा सा है जो मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे कम स्टडी करने वाला जो एल्गी का ग्रुप है या जो क्लास है वो आपका फ्यूफाइसी है। बट जब से इक्टोकार्पस को मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में यूज़ किया गया तो हमें ब्राउन एल्गी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमने। क्यों? क्योंकि ब्राउन कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं था सुटेबल इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। जब से इक्टोकार्पस मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में यूज़ करने जाने लगा तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास ब्राउन एल्गी के बारे में है दैट कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ द इक्टोकार्पस। ये सिंपल सा मीनिंग और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ब्राउन एल्गी बिलोंग टू स्ट्रामेनोपाइल। जैसे हमने आपको बताया था हेट्रोकॉट, उसी तरीके का दूसरा नाम है स्ट्रामापेनोपाइल। इसमें लार्जर ग्रुप या लार्जर सुपर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली डिस्टिंक्टली रिलेटेड, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब अगर फाइलोजेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना दूरी है उनमें वो लोग इसमें रखे गए इस ग्रुप में, जिसमें आपके रिलेटेड टू एनिमल्स, लैंड प्लांट एंड फंजाई। मतलब इन्हें उनमें ग्रुप में रखा। देखिए लैंड प्लांट का मतलब वो आपके जो जिम्नोस्पर्म्स, हायर प्लांट हो गए वो, और आपका एनिमल्स, और तीसरा क्या है, फंजाई। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि जो लैंड प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल है और एनिमल फंजाई उनमें क्लोरोफिल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनका अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करें तो इनका एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई देते हैं कि एक दूसरे से बहुत दूर से रिलेशन रखते हैं। रिलेशन है बट बहुत दूर है। जबकि हम ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी का आपस में रिलेशनशिप देखें तो इनमें काफ़ी रिलेशन दिखता है। ब्राउन एल्गी थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं मगर ग्रीन प्लांट और ग्रीन एल्गी में बहुत रिलेशन दिखाई देता है। रेड एल्गी से ग्रीन प्लांट का बहुत रिलेशन दिखता है, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में बहुत रिलेशन दिखता है, और ब्राउन एल्गी से भी दिखता है। बट इन सब में अगर कंपेयर करें तो ब्राउन एल्गी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी लैंड प्लांट्स। मतलब उनमें डिफरेंसेस काफ़ी गैप जो है बहुत बड़ा है।
और जो ये ग्रुप है स्टेमेनोपाइल्स जैसे बोला गया, इसमें तो कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब एक तरफ तो क्लोरोफिल वाले हैं और दूसरे नॉन क्लोरोफिल जैसे एनिमल एंड फंजाई रखे गए हैं। तो ऐसे ग्रुप का की बात कर रहे हैं, मतलब अब क्वेश्चन में आपका सही क्या है गलत क्या है इसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है तीसरा कि ब्राउन एल्गी आर आल्सो ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ यूकैरियोटिक लिनेज। लिनेज का मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच जो उनसे डिफ्रेंशिएट हो गई, उनसे निकली है, दैट हैव इवॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। बिल्कुल सही बात है गाइज। जो ब्राउन एल्गी है वो अपने आप में यूकैरियोटिक ग्रुप का एक छोटा सा ग्रुप है। हमने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ब्राउन एल्गी के जो जीनस है या जो ब्राउन एल्गी में जितने जीनस रखे गए उनमें स्पीसीज़ का नंबर बहुत कम है, या ओवरऑल हम कह सकते हैं ब्राउन एल्गी में जो नंबर्स ऑफ जीनस आ रहे हैं, जो जैसे डिक्टोटा है, सार्गेसम है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, ये बहुत कम नंबर्स है, मतलब ये काफ़ी छोटा सा ग्रुप है एल्गी का। और जिन्होंने मल्टी सेलुलरिटी मतलब सिंगल सेल से डबल सेल में कन्वर्ट हुए हैं गाइस ये। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस डी, ऑल ऑफ द एबव। ये स्टेटमेंट भी ठीक है और करेक्ट आंसर हो गया डी। ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ब्राउन एल्गी आर कंप्लीटली राइट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इक्टोकार्पस कोनिफेरस एक स्पीसीज बता दें, इक्टोकार्पस जीनस जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का आज, उसकी एक स्पीसीज होती है कोनिफेरस। इज ए एपीफाइटिक स्पीसीज विच रेसिडेंट ऑन द थैलस ऑफ। एपीफाइटिक मतलब किसी प्लांट के ऊपर। देखिए पेपर दो मतलब होते हैं। एपीफाइट ने कहा कि प्लांट से रिलेशनशिप तो है कि प्लांट के साथ रह रही है, अब इसके ऊपर रह रही है, इसके इनसाइड मतलब अंदर की तरफ रह रही है। तो एपीफाइट का मतलब जनरली किससे होता है, ऊपर की उसकी बॉडी पर रह रही है, ठीक है। कौन सा, कोनिफेरस। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा दिया, अगर आप समझ में आता हो कि एक ऐसे करके बताया था कि एपीफाइटिक स्पीसीज कौन सी, तो कोनिफेरस। ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है कि कोनिफेरस कैसी स्पीसीज है, एपीफाइटिक जो प्लांट के साथ रहती है। प्लांट का मतलब ये खुद में इक्टोकार्पस इस माइक्रोस्कोपिक एल्गा है, समुद्र में पाया जाता है, मरीन पैटर्न में पाया जाता है। तो वहाँ पे जो डार्क एल्गी पाए जाते हैं जैसे लेमिनेरिया और फ्यूकस जो इसी ग्रुप के हैं, इसी क्लास के हैं, फ्यूफाइसी के, उनके ऊपर इसकी ये वाली जो इक्टोकार्पस कोनिफेरस होता है जो उन बड़े एल्गी के ऊपर छोटा एल्गी पाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर होता है आपका ए, लेमिनेरिया और फ्यूकस पे इक्टोकार्पस पाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्यूकस कितना बड़ा है, एक ही ग्रुप के हैं बट, और इक्टोकार्पस कितना छोटा है कि फ्यूकस के थैलस के ऊपर इक्टोकार्पस रहता है। कौन सी स्पीसीज, इक्टोकार्पस कोनिफेरस, जो कि एक एपीफाइटिक स्पीसीज है। एपी का मतलब अपर और फाइटिक का मतलब प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद मैनिटाल। देखो मैनिटाल के बारे में से पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया और मैनिटाल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मनीटॉल रियल में है क्या। पहले देखिए, जो ब्राउन एल्गी है वो अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, उसे रिजर्व करने का मतलब इन फ्यूचर के लिए वो स्टोर करके रखते हैं दो फार्म में, एक का नाम है लेमिनेरिन और दूसरा का नाम है मैनिटॉल, ठीक है। तो मैनिटॉल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें ये बताना है कि कौन सा उससे जुड़ा है, मतलब उससे संबंधित है, कौन सा नहीं है। पहला पॉइंट है, इट इज डायूरेटिक एंड रीनल डायग्नोस्टिक एंड इज रिलेटेड टू सॉर्बिटॉल। देखिए सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों ही अल्कोहल है, प्लांट में पाए जाने वाले, ठीक है। ऑल का मतलब अल्कोहल होता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा। डायूरेटिक का मतलब अगर इसे मेडिसिन में यूज करें तो इट इज डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब ऐसी मेडिसिन जिसे लेने के बाद हमें यूरिन की जो प्रॉब्लम्स है, मतलब यूरिन ज़्यादा आना। डायूरेटिक मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड को उसे पतला कर देना, जिससे हमारा यूरिन जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होगा। तो रीनल डायग्नोस्टिक मतलब किडनी का मतलब होता है यूरिन से, तो उसमें ये काम आता है। तो इस तरीके से तो स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए रिसर्च टूल इन सेल बायोलॉजिकल स्टडी। देखिए ये पॉइंट ऐसे होते हैं कि अब रिसर्च बायोलॉजिकल स्टडी में तो जाहिर सी बात केमिकल है, और इस तरीके का इंपॉर्टेंट केमिकल है कि फ्यूकस में निकलता है और हमारे दूसरी जगह पर भी हम इसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली एक लॉजिक बनता है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कहीं एक हमारे सिंपल सा ग्रुप है एल्गी, उसमें एक पार्टिकुलर डिवीजन उसके मेंबर्स में ये बनता है। तो इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट होगा ही सेल बायोलॉजिकल स्टडी में। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ऑफन यूज इन डायबिटिक फूड एज ए स्वीटनर। देखिए क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्या है कार्बोहाइड्रेट। तो जो स्वीटनर डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए स्वीट का मज़ा तो लगे मगर उतनी एनर्जी ना हो अभी, तो वहाँ पर डायबिटिक लोगों के लिए इट इज़ स्वीटनर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो जाहिर सी बात है स्वीटिंग तो होगी इसके अंदर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डीमैनिटॉल एंड कंट्रोल ऑस्मोलरिटी। ये वाला फंक्शन तो इस एल्गी के अंदर ही करता है। देखिए ये कैसे एल्गी है, मरीन एल्गी, समुद्र पाए जाते हैं, वहाँ पे खारापन ज़्यादा होता है। और लेमिनेरिन का मतलब या मैनिटॉल का बनने का मतलब दोनों, मगर इसमें जो मैनिटॉल जो होता है वो इसकी एल्गी के अंदर की इसका मतलब साल्ट की वजह से डेथ ना हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट तो करता है, क्योंकि ये रिजर्व फूड मटेरियल के होने के साथ इसका दूसरा काम क्या है, ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करना, कि जो बाहर का पानी है वो उसके अंदर ना चला जाए, उसकी डेथ ना हो जाए, तो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। और इसे डीमैनिटॉल भी कॉमन कहा जाता है। तो जो स्टेटमेंट है वो सभी सही है, करेक्ट आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ द इक्टोकार्पस एपीजोइक। अभी एपीफाइटिक की बात करी थी, कोनिफेरस, ऐसे ध्यान रख लें सब। अब एपीजोइक, एपीजोइक का मतलब फिर भाई आया कि अपर, जोइक का मतलब यहाँ पे एनिमल, एनिमल के ऊपर रहने वाले। अब एनिमल कौन कौन से एनिमल आपको बताया, वहाँ पे कौन सा होगा, फिश होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो फिश है।
ठीक है, आपको बताया था फिश पे रहती है। अब कौन सी स्पीसीज रहती है, इन्हें पूछा कि इक्टोकार्पस की कौन सी स्पीसीज जो एपिजोइक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका है फैसिकुलेटस। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैसिकुलेटस और कोनिफेरस बहुत इंपॉर्टेंट, एक एपिजोइक एक एपिफाइटिक, और भी टाइप की आएंगी अभी आगे बताते हैं। तो फैसिकुलेटस जो होती है वो एपिजोइक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं इंडोफाइटिक स्पीसीज। अब देखिए इंडोफाइटिक स्पीसीज आ गई, पहले एपिफाइटिक थे, इंडोफाइटिक आ गई। देखिए यहाँ इंडो का मतलब प्लांट के अंदर रहना, ये इंडोफाइटिक स्पीसीज कौन सी है। तो इसमें दो बातें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी ये है। कैसी है आपको बता चुका हूँ अभी, एपिजोइक है। इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, तो कम से कम कुछ आंसर हम क्लियरिटी की तरफ पहुँच रहे हैं। 5th का जो आंसर है वो आपका है ए, डर्मोनी निमेटिस। ठीक है, डर्मोनी निमेटिस जो है वो इंडोफाइटिक के अंदर रहती है। और फैसिकुलेटस कैसे है, वो आपकी इंडोजोइक है। और आपकी कोनिफेरस एपीफाइटिक थी। तो कोनिफेरस और डर्मेटिस को आप ध्यान रखें कि प्लांट के केस में जो कोनिफेरस है वो एपीफाइटिक है, और जो डर्मोनिमेटिस है वो आपकी इंडोफाइटिक है। डर्मोनिमेटिस, डर्मिस का मतलब समझते हैं ना, डर्मिस लेयर, और टिस का मतलब होता है इनसाइड। तो ये डर्मेटिस के नाम ही से क्लियर हो रहा है, स्किन के अंदर, इसका मतलब प्लांट की जो भी है उसके अंदर रहेगा, इस नाम से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्टोकार्पस सिलिकोसिस। देखो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जो स्टडी हमने करी है इक्टोकार्पस के बारे में तो किसी ना किसी उसकी स्पीसीज को कंसीडर करके करी होगी, सेंट्रल आइडिया मान के करी होगी। तो सबसे जो फेमस स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं टाइप स्पीसीज इक्टोकार्पस की, वो यही स्पीसीज है। कहने का मतलब सिलिकोसिस। तो हम क्वेश्चन को चाहे ये लिखें या ना लिखें, हमारा क्वेश्चन केवल ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्टोकार्पस के बारे में क्या सही है। केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए हमने स्पेशल की, पता नहीं इस की कोई क्वालिटी होगी स्पेशल वन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो है इसका टाइप स्पीसीज है, और जो इक्टोकार्पस की इन्फॉर्मेशन है वो इसी स्पीसीज से आती है। सो इन जनरल बात हम कर रहे हैं। पहला पॉइंट है जो इक्टोकार्पस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड इन टेम्परेट रीजन्स बट डज नॉट अकर इन द ट्रॉपिकल एंड साउथ अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वाला तो क्वेश्चन हम पहले बता चुके कि सभी कंटिनेंट में पाया जाता है, बट अंटार्कटिक में नहीं पाया जाता। तो ये तो आंसर ऐसे सही हो गया यहाँ पे। और इसके साथ इन्हें ट्रॉपिक्स में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन का मतलब होता है जो कोल्ड रीजन है दुनिया के, उनके जो ओशियंस हैं उनमें पाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका ठीक हो गया। दूसरा, इट अकर्स फुल्ली मरीन एंड लो सैलिनिटी हैबिटेट। देखो एक सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूँ, फुल्ली मरीन का मतलब हुआ कि समुद्र, ओशियन। अब इन लो सैलिनिटी मतलब 1-2 स्पीसीज, 16 स्पीसीज तो इंडिया में पाई जाती हैं, और टोटल इंडिया कहती है 100, उनमें से 1-2 स्पीसीज लो सैलिनिटी का मतलब कह रहा है कि मरीन के कंपेयर में लो सैलिनिटी का मतलब क्या हुआ, फ्रेश वाटर। ऐसे नो पे नहीं लिखा है, मगर लो सैलिनिटी हैबिटेट का मतलब हुआ एक आध फ्रेश वाटर पाई जाएगी, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका होता है ठीक। दे आर कॉमनली अवेलेबल इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सी। अब देखो इन्हें यहाँ पे क्या बोला, कॉमनली अवेलेबल इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सी इन इंडिया। दे आर कॉमनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट देन ईस्टर्न घाट। देखिए हमारा इंडिया का जब हम नीचे की तरफ एरिया देखें तो ये वाला जो एरिया होता है वो ईस्टर्न घाट होता है, जिधर आपका ये हैदराबाद, आपका सॉरी आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा वगैरह आते हैं। इधर आपका जो होता है केरला, गोवा, ये वाला एरिया जो होता है तमिलनाडु वाला, ये आपका होता है वेस्टर्न घाट। तो जो स्पीसीज देखी गई हैं वो वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ये बिल्कुल सही बात है। और ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट थोड़ा सा देखें, ध्यान दें। दे आर कॉमनली फाउंड, कॉमनली अवेलेबल इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सी। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड रीजन बट डज नॉट अगर इन द ट्रॉपिक्स एंड साउथ ऑफ अंटार्कटिका। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करें। देखिए एक क्लियर कट आंसर लिखने का तरीका होता है, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट रिसर्च पेपर से चीज़ें कलेक्ट की जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ने बात बोला है कि जो मेजॉरिटी होती है वो ट्रॉपिकल रीजन, मगर अगर लिखें तो कॉमनली अवेलेबल का मतलब यहाँ पे ये बात भी ठीक हो जाती है, बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। बट ये जो है अंटार्कटिका वाला पॉइंट इसके साथ चूँकि अटैच था यहाँ से, इसलिए ये इसे भी गलत कर दिया, क्योंकि बट डज नॉट अगर इन ट्रॉपिक्स एंड साउथ ऑफ, क्योंकि अंटार्कटिक में तो नहीं पाई, तो बिल्कुल सही है। उसे छोड़ के हम ट्रॉपिक वाला आंसर ठीक नहीं कर सकते थे, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमनली फाउंड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो यहाँ पे ये ठीक है और वहाँ पे ये ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका के साथ ऐड है ट्रॉपिक, तो इसलिए गलत हो गया। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है अबाउट द इक्टोकार्पस सिलिकोसिस गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं द फैक्टर विच डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ स्पोरेंजियम ऑन द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंट्री कर रहे हैं गाइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि कह रहा है कि कौन सा फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि दोनों कांड की स्पोरेंजियम होती हैं कौन कौन सी। एक तो यूनिलोकुलर होती है और दूसरी कौन सी होती है, प्लूरिलोकुलर। स्पोरेंजिया का जो थाइलस होता है मेन डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फिलामेंट पे बनती है ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए स्पोरेंजिया मतलब स्पोर का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो दोनों स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है इसे कौन कंट्रोल करता है, किस फैक्टर पर डिपेंड होती है कि जो है स्पोरोफिटिक जो डिप्लॉयड फिलामेंट है उस पर ही बनेंगी, स्पोरोफिटिक थाइलस पे बनेंगी। उसकी सैलिनिटी डिसाइड करती है, उसका टेम्परेचर डिसाइड करता है जो ओशियन का होता है,
या फिर उसकी जो डेप्थ है वो डिसाइड करती है, या फिर दोनों फैक्टर जो ए एंड बी। तो गाइस डेप्थ से कोई मतलब नहीं है, डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो एबायोटिक फैक्टर, डेप्थ भी एबायोटिक में आता है, बट यहाँ पे सैलिनिटी और टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन है वो आपके स्पोरोफिटिक फिलामेंट पे हो। ठीक है, और ये करेक्ट आंसर आपका होता है 7 का सी। डेप्थ का कोई भी रोल नहीं है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। फिर से एक बार देखते हैं एक्टोकार्पस के बारे में। व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द आइसोगैमीट्स ऑफ एक्टोकार्पस। गाइस अब हम बात करें आइसोगैमीट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिप्रोडक्शन के बारे में 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस वेरी रेयर बट होता है। अब आइसोगैमीट का मतलब हुआ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके 3 मोड होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। हमने क्लियर कट बना करा है कि ओगैमस इसमें नहीं होता। अब बचे 2, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। अब आइसोगैमस एनाइसोगैमस सबसे ज़्यादा वाली जो अप्रोच है वो आपकी है एनाइसोगैमस, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आइसोगैमीट के बारे में कहा जा रहा है। आइसोगैमीट का मतलब हुआ कि 2 एस्पेक्ट लेते हैं, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, बहुत कहे तो बिहेवियर भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है आइसोगैमस, कोई भी आइसोगैमस या एनाइसोगैमस में 2, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उन दोनों एस्पेक्ट में सिमिलरिटी होना। ठीक है, तो आइसोगैमीट का मतलब है कि दे प्रोड्यूस ऑन द सेम थैलस आर फिलामेंट। ठीक है, ये बात सही है यार गलत है? बिल्कुल सही बात है गाइज, कि जो आपके आइसोगैमीट होते हैं वो सेम थैलस पे प्रोड्यूस होंगे, एक ही थैलस पे, तभी वो आइसोगैमीट कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट है दे में बी प्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट स्पोरेंजिया, गैमेटेंजिया, क्योंकि आपके क्या है गैमीट हैं, तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर डिफरेंट गैमेटेंजिया। ठीक है गाइज, 2 डिफरेंट गैमेटेंजिया में, और उनसे जब फ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो थैलस तो एक हो सकता है बट उनके जो गैमेटेंजिया हैं वो जरूर डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक मेल और फीमेल एक साथ तो नहीं बन सकते। थैलस से हो सकता है, तो ये वाला यहाँ से हो गया डिफरेंट गैमेटेंजिया, यहाँ से हो गया, एक में मेल वाले आएंगे दूसरे में फीमेल वाले आएंगे, ये भी बात भी सही है। तीसरा है कि दे में भी प्रोड्यूस इन ए सिंगल गैमेटेंजिया, दे में भी प्रोड्यूस इन ए सिंगल गैमेटेंजिया। ये देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि एक ही गैमेटेंजिया में दोनों स्पोर्ट्स मतलब आइसोगैमेट बन सकते हैं। दे में भी प्रोड्यूस इन ए सिंगल गैमेटेंजिया, कि आइसोगैमेट का मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स, तो ये भी एक रेयर केसेस में पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि एक ही गैमेटेंजिया के अंदर ये आइसोगैमेट बन सकती हैं। और डी स्टेटमेंट है कि दे डोंट लूज फ्लेजिला एंड डोंट अटैच एनी सबस्ट्रेटम आफ्टर रिलीज। ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है डी वाला? देखिए इसमें जो हम आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या डिफरेंट स्पीसीज में, जैसे कि आपका पढ़ेंगे एनाइसोगैमस या ओगैमस वाले में, तो उसमें ऐसा हो सकता है। और जो आइसोगैमेट्स होते हैं एक्टोकार्पस के, वो जब रिलीज होते हैं गैमेटेंजिया से, तो अपने वो फ्लैजिला को ना तो गिराते हैं मतलब लूज करते हैं, और ना ही वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं गाइस। ये बात भी ठीक है, और स्टेटमेंट इस तरीके से आपका ई स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बातें बताई गई हैं बड़ा ध्यान से देखें गाइस, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में बात करते हैं आइसोगैमीट का मतलब क्या होता है कि सेम थैलस में बनना। डिफरेंट मे बी का मतलब है, मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी है ऐसी कि 2 डिफरेंट गैमेटेंजिया में बन सकते हैं, सिंगल गैमेटेंजिया। ये होता है कि इन इज आर क्या यूज़ करते हैं तब ये सोचना पड़ता है, मगर मे बी की पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबल है कि 2 डिफरेंट गैमेटेंजिया हो सकती है, एक सिंगल गैमेटेंजिया में बन सकते हैं। और डिफरेंस की पॉइंट ये एक्टोकार्पस में दूसरे एल्गी से डिफरेंस करता है कि इसके जो गैमीट होते हैं जब रिलीज होने के बाद अपने फ्लैजिला लूज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इसमें क्लेम फॉर्मेशन था, वहाँ भी देखा फ्लैजिला के थ्रू एसोसिएशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही अपने फ्लैजिला लूज करते ना ही किसी सबस्टेंस से अटैच होते हैं आफ्टर रिलीज। ठीक है, तो ये बात भी सही, करेक्ट आंसर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं इनमें द फॉलोइंग फैक्ट ट्रू अबाउट द मैनिटाल, जो रिजर्व फूड मटेरियल है ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस का। देखिए बहुत अच्छी बात है गाइस, क्वेश्चन को सिंपल सा पूछा गया है कि कौन सा फैक्ट सही है मैनिटाल का। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं मैनिटाल, जो कि क्या है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि रिजर्व फूड मटेरियल है ब्राउन एल्गी। स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्टोकार्पस की। तो हमें जो टारगेट है हमारा मैनिटाल के बारे में बात करनी है। यूज्ड इन साइनेट पॉइजनिंग, साइनेट पॉइजनिंग बड़ा टिपिकल पॉइजनिंग मानी जाती है। साइनेट रेजिस्टेंट हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, साइनेट रेजिस्टेंट फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो साइनेट का यूज़ बड़ा किया जाता है प्लांट रिसर्च में। तो इट इज़ यूज इन साइनेट पॉइजनिंग एज एन एंटीडोट एंड कार्डियो पल्मोनरी बाईपास एंड ग्लूकोमा। आपने देखा होगा जो रिजर्व फूड मटेरियल है, अब जो प्रेशर बनता है ना आईज में जब हम उसका ऑपरेशन होता है ग्लूकोमा के दौरान तब, और आपका जो डायलिसिस होती है जो कार्डियो बाईपास सर्जरी में, तब भी इसे प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम मेंटाल को यूज़ करते हैं, और साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज़ होता है। ये देखो 3 डिफरेंट प्लेसेस बता रहा हूँ, यहाँ तीनों पे इसका यूज होता है। करेक्ट आंसर है ये स्टेटमेंट, सॉरी। यूज टू मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड, ECM बोलते हैं, एज वेल एज मेजर टू रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मेजर का मतलब हुआ ये प्रेशर से रिलेटेड वर्ड हैं दोनों, कि कितना फिल्ट्रेट है कितना फ्लूइड होगा, वही तो आपको प्रेशर लगाएगा। तो हमने कहा प्रेशर को कम करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है, तो इस्तेमाल जब करा जाता है तो इसे यूज़ करने में भी इसे यूज़ करते हैं मैनिटाल को, कि एक्स्ट्रा जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड को एज वेल एज रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को मेजर करने में यूज़ करा जाए। इसके अलावा
यूज एज ट्रीटमेंट ऑफ कैल्सीफाइलेक्सिस इन हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस होता है, ब्लड का जब डायलिसिस होता है तो ये यूज़ किया जाता है। ये बात भी स्टेटमेंट ठीक है गाइस इसमें, क्योंकि डायलिसिस जो आपका सिंपल था, ये जो टर्म था कार्डियोवास्कुलर बाईपास, और आपका किडनी वाला जब बात आती है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, डायरेटिक का काम करता है, और डायरेटिक का मतलब किडनी से होता है, किडनी का मतलब ये हेमोडायलिसिस होता है। तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल करा जाता है प्रेशर मेंटेन करने के लिए, और ग्लूकोमा में प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इसका काम किया जाता है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका ये क्वेश्चन सर गाइस आपको बताने का मतलब ये कि आपको मैनिटॉल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना, और क्वेश्चन हमने बहुत सारे पूछे जिसमें आंसर ABC के में भी आएंगे, इसमें मेजॉरिटी में ये कि इसकी एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं डिप्लाइड फिलामेंट। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं ये। डिप्लाइड फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक फिलामेंट, सिंपल था। देखिए ये थैलस है, सपोज कर लीजिए, इस पर एक फिलामेंट ये और एक फिलामेंट ये आपका डिप्लाइड और ये हैप्लाइड है, मतलब ये गैमेटोफाइट कहलाएगा और ये आपका स्पोरोफाइट कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है डिप्लाइड फिलामेंट मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं ऑफ द एक्टोकार्पस थैलस हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ स्पोरेंजियम। मतलब ये डिप्लाइड वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं आज ही हम आपको पढ़ाएंगे पूरा डिस्क्रिप्शन। तो जो स्पोरोफाइट डिप्लाइड वाली है इसमें कौन कौन सी टाइप की स्पोरेंजिया बनने की कैपेबिलिटी है। इस पर डिप्लाइड केवल आपकी सिंगल वाली बनेगी या मल्टी, मतलब यूनिलोकुलर बनेगी या पेरियोडिकल बनेगी, दोनों बन सकती हैं गाइस, या कोई भी नहीं बनेगी या सभी बनेगी। तो सभी का मतलब तो आंसर हटा दो, क्वेश्चन यहाँ तक है गाइस। तो ये बस इतनी ध्यान रखना है कि जो आपका गैमेटोफाइट है उस पर कौन सी स्पोरेंजिया बनेगी और स्पोरोफाइट है उस पर कौन सी स्पोरेंजिया बनेगी, या फिर दोनों बन सकती हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपका डिप्लाइड फिलामेंट होता है थैलस में, जिसे हम स्पोरोफिटिक फिलामेंट बोलते हैं, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो दोनों टाइप के फिलामेंट बना सकता है, मतलब सॉरी दोनों टाइप की दोनों टाइप की जो स्पोरेंजिया होती है जिन्हें हम बोलते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, दोनों टाइप की स्पोरेंजिया उस पर बन सकती हैं, ये ध्यान रखना है। किस पे बन सकती हैं, स्पोरोफिटिक डिप्लाइड वाले पे, इसके अपोजिट गैमेटोफाइट पे आगे बताएंगे, क्योंकि उस पर केवल एक टाइप की बनेगी। ठीक है, पहले यहाँ पे देखें स्पोरोफिटिक फिलामेंट पर दोनों टाइप की स्पोरेंजिया बन सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं द बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल टू कैरीड आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म्ड इन दी। देखो तो जो जू स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स का मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जब स्पोर्स की बात करते हैं, और कैसे हैं वो तो बाइफ्लैजेलेट्स हैं। स्पोर्स कहाँ पे फ्लैजेला होते हैं, लैटरल फ्लैजेला होते हैं ये। ठीक है, ये बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स होगा इसके, रिस्पॉन्सिबल टू कैरीड आउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म्ड इन दी। तो वो बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स का सिंपल क्वेश्चन है, केवल कंफ्यूज करने का तरीका है कि बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स जो बनते हैं वो बने उसमें, तो कह रहे वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करेंगे केवल वो वाले जो यूनिलोकुलर बनेंगे वो करेंगे केवल, या प्लूरिलोकुलर बनने वो करेंगे, या दोनों करेंगे कहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये केवल आपका टेस्टिंग है, दोनों में बनेंगे, चाहे वो यूनिलोकुलर बने चाहे प्लूरिलोकुलर बने, दोनों ही आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कहीं। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं द हैप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप इन फिल कुछ स्पेस है ऑफ डिप्लाइड फिलामेंट स्पोरोफिटिक थैलस। क्वेश्चन को समझने की हैप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स जो बनते हैं एक्टोकार्पस में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बनते हैं, वो डेवलप होते हैं किस में, डिप्लाइड फिलामेंट के, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, प्लूरिलोकुलर। देखिए फिर वही बात आई, अभी इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा था कि स्पोरोफिटिक फिलामेंट दोनों टाइप के स्पोरेंजिया बन सकते हैं, और स्पोरेंजिया में क्या बनेगा आपका भाई, गैमीट बनेंगे, वो सॉरी स्पोर बनेंगे, जो कैसे हैं वो हैप्लाइड है, बाइफ्लैजेलेट है, पायरी शेप्ड है, मतलब पियर शेप्ड जैसे करना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन का टर्म्स पूछने का बस एक उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है कि जो अप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो डेवलप होते हैं कि यूनिलोकुलर बनते हैं या प्लूरिलोकुलर बनते हैं या दोनों बनते हैं, जो कि डिप्लाइड फिलामेंट स्पोरोफिटिक फिलामेंट बनते हैं। तो कहीं दोनों में अभी उन्होंने बताया आपको, केवल आपकी स्टडी और आपकी नॉलेज को ये इनरिच कर रहा है आपको करेक्ट और कॉन्फिडेंस की कोई भी स्पोरोफाइट जो होते हैं डिप्लाइड वाला, उस पर दोनों स्पोरेंजिया बनती हैं, उसके अंदर जो गमीट स्पोर बनते हैं वो आपके जू स्पोर्स होते हैं, और हम क्या बोलते हैं हैप्लाइड और बाइफ्लैजेलेट होते हैं, और पायरी शेप्ड मतलब पियर शेप्ड होते हैं, और उनके पास दो लैटरल फ्लैजेला होते हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं दी डिप्लाइड, फिर देखते हैं भाई क्वेश्चन है घुमा घुमा के पूछ रहा है दी डिप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप इन दी डिप्लाइड फिलामेंट स्पोरोफिटिक। देखिए फिर इन्हें क्वेश्चन क्या कर दिया, फिर वही क्वेश्चन है डिप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप इन दी डिप्लाइड फिलामेंट, जैसे हम स्पोरोफिटिक थैलस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन तो शायद रिपीट बिल्कुल एज इट हो गया, स्पोरोफिटिक थैलस डिप्लाइड फिलामेंट, ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हो गया। नहीं गाइस देखिए यहाँ पे देखिए गेम क्या करा इन्हें, देखो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऐसे नहीं बनाया क्वेश्चन। ये देखें ऊपर कहता है हैप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स कहाँ पे बन रहे थे, देखिए जो आपका डिप्लाइड फिलामेंट था उस पर जो गैमीट बने थे वो कैसे थे गाइस, हैप्लाइड थे, और बाकी सब सिमिलरिटी है। कैसे कैसे हैप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स थे, कब जो कहाँ बने थे, स्पोरोफिटिक पे। अब क्या कह रहा है द डिप्लाइड बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स, बिल्कुल वैसे ही है, आप द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप इन दी डिप्लाइड फिलामेंट स्पोरोफिटिक। तो इसमें देखें आप क्या करना है,
यूनिलोकुलर स्पोंजिया, प्लूरिलोकुलर स्पोंजिया, बोथ 13 का, इसमें केवल आंसर होगा आपका प्लूरिलोकुलर स्पोंजिया। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना, जो ऊपर आया था कि एक ही गैमेटेंजिया के अंदर क्या बन सकते हैं। जो आपका स्पोरोफिटिक फिलामेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डिप्लाइड बाइफ्लेज, डिप्लाइड वाले जो बनते हैं वो आपके केवल प्लूरिलोकुलर, मतलब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा टिपिकल रिप्रोडक्शन है। क्या है, हम ये थैलस है, थैलस में दोनों टाइप के आपके फिलामेंट्स, ठीक है। अब आपका जो डिप्लाइड फिलामेंट है ये वाला, इस पे दोनों टाइप के स्पोरेंजिया बनेंगे, एक यूनिलोकुलर भी बनेंगे और प्लूरिलोकुलर भी बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों में हैप्लाइड फिलामेंट भी बन सकते हैं, हैप्लाइड मतलब दोनों स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लाइड गैमीट भी बन सकते हैं, और जो बाकी क्वालिटी सब कुछ सेम होंगी। और जो आपका जो स्पोरोफिटिक फिलामेंट थैलस है, जिसका मतलब वो डिप्लाइड, इस पे दोनों टाइप की स्पोरेंजिया बनेंगी, और उसमें जो उनकी जो प्लाइडी है बाइफ्लेज डिप्लाइड, डिप्लाइड वाले केवल आपके प्लूरिम बनेंगे, ठीक है। और आपके जो ऊपर वाले थे हैप्लाइड वाले, वो आपके दोनों में बनेंगे, मतलब प्लूरिलोकुलर में बनेंगे और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में भी बनेंगे। ये बस आपको ध्यान रखना है कि जो डिप्लाइड वाले होंगे वो केवल प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में बनेंगे, जबकि हैप्लाइड वाले दोनों में बनेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे बस फिलामेंट का डिफरेंस है और कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखें। जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है उसके अंदर केवल डिप्लाइड बाइफ्लेजेलेट बनेंगे, और जो आपकी हैप्लाइड वाला स्टेट जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, उस पर जो स्पोरेंजिया डेवलप होंगे उसमें आपके दोनों टाइप के बनेंगे। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करेंगे। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि हैप्लाइड बाइफ्लेजेलेट जू स्पोर्स जो बनेंगे वो आपके डिप्लाइड स्पोरोफिटिक फिलामेंट दोनों टाइप के मेटेंजियम बनेंगे, और यहाँ पे जो डिप्लाइड वाले बनेंगे वो केवल आपके प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम में बनेंगे। इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। देखो इसे दो टर्म दे सकते हैं, कहीं पे बुक में लिखा है जू मियोस्पोर्स, कहीं पे लिखा है मियोजूस्पोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रखना मियोसिस के बाद बनने वाले स्पोर्स, ठीक है। फार्म्ड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो जू वो स्पोर्स को क्या बोला गया, जू मियोस्पोर्स जो बने थे ऊपर वो जू मियोस्पोर्स हैं, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में बनेंगे फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो किन किन फार्म में एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करिए, कौन कौन से उनके अंदर क्वालिटी होंगी, पहले क्वेश्चन है क्या क्या क्वालिटी होंगी, ठीक है। कौन से, जूमियोस्पोर्स जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम बनेंगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उनके पास जो क्वालिटी होंगी गाइस वो क्या होंगी, वो क्वालिटी आपकी होंगी, ये सभी क्वालिटी उनके पास होंगी। देखिए वो कैसे होंगे, नाशपाती टाइप जैसे होता है ना, पियर शेप्ड, और दूसरा स्टेटमेंट है यूनिन्यूक्लिएट, उन्हें हैप्लाइड होंगे, ठीक है। इस कहाँ बनना है ये, क्योंकि जूम स्पोर्स हैं तो म्योसिस के बाद बनेंगे। इसके बाद कह रहा है कि बाइफ्लेजलेट, हाँ बाइफ्लेजलेट तो होना है, तो क्वालिटी इनकी अनिक्वल होंगे फ्लेजा दूसरे, और लेटरली अरेंज होते हैं। इसके बाद यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस होगा और हैप्लाइड होंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये आल आती है अब यूनिन्यूक्लियर बन रहे हैं, देखिए ये पॉइंट ध्यान रखना, यूनिन्यूक्लियर बनने तो कैसे होंगे, हैप्लाइड होंगे, ठीक है। और जब प्लूरिलोकुलर बनेंगे तो डिप्लाइड होंगे, जो ऊपर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे थे वही बात है। यूनिलोकुलर बनने वाले फिलामेंट कैसा भी हो, स्पोरेंजिया अगर यूनिलोकुलर है तो केवल हैप्लाइड बनेंगे, और प्लूरिलोकुलर में आपके डिप्लाइड बनेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट की जो क्वालिटी है, 4 क्वालिटी जो हैं वो जू मियोस्पोर्स में होती हैं, क्या, पायरिफॉर्म शेप्ड, सिंगल न्यूक्लियस, बाइफ्लेजेलेट एंड हैप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से एक बार देखते हैं। द जू मियोस्पोर्स फॉर्म्ड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड। देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज हो गए। इस तरीके से हमारा पूरा रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। स्विम फ्रीली इन दी वाटर फॉर मैक्सिमम 30 मिनट एंड लूज फ्लेजला। देखो जो यूनिलोकुलर बनेंगे ना उनकी क्वालिटी क्या होगी, वो गैमीट बता रहा था, उनकी स्पोर वाले में क्या होगा कि स्विम फ्रीली 30 मिनट तक एंड लूज फ्लेजला, फ्लेजला को लूज कर देंगे। यूनिलोकुलर की बात ध्यान रखना है, जिसमें बहुत ज़्यादा टिपिकलनेस है। यूनिलोकुलर बनेंगे अपने फ्लेजला को लूज कर देंगे, कितना, 30 मिनट तक मूव करेंगे, स्विम करेंगे, उसके बाद फ्लेजला लूज कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर हम 15 की स्टडी कर रहे हैं, और इसमें फिर क्या करेंगे, एक पॉलन ट्यूब के थ्रू जर्मिनेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक इक्टोकार्पस एक ऐसा अलग है जिसमें जो उसके जो स्पोर्स होते हैं एक सेक्सुअल पॉलन ट्यूब के साथ जर्मिनेशन करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। और थर्ड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट मेक्स प्रोस्टेट फिलामेंट, मतलब जैसे इसका आपने थैलस देखा होगा, वो हाइड्रोट्राइकस होता है, एक इसका ऐसी ब्रांचेज होती है, फिर उसके बाद कुछ ब्रांचेज ऐसी होती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट थैलस और इसे बोलते हैं म्यूरेट थैलस। तो जब ये स्पोर डेवलपमेंट के बाद जो थैलस बनाएगा तो पहले ये वाला बनाएगा जो मतलब इस तरीके ज़मीन के साथ मतलब वाटर सर्फेस से अटैच है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट थैलस। उसके बाद जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो इरेक्ट थैलस बने। ये बात भी बिल्कुल सही है गाइस। तो डी स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि जो जू मियोस्पोर्स होते हैं जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम बनते हैं
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। तो उनकी क्वालिटी क्या है कि वो 30 मिनट तक फ्रीली स्विम करेंगे, उसके बाद अपने फ्लैजेला को लूज करने का मतलब है किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएंगे और फिर पॉलन ट्यूब के थ्रू जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और डेवलपमेंट में सबसे पहले वो अपना प्रोस्टेट थैलस का प्रोस्टेट फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करें एट विच एस्पेक्ट, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा फीचर्स है जो स्पोर्स फार्म्ड इन द यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोंजिया में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए जो स्पोर्स है चाहे वो यूनिलोकुलर बने चाहे प्लूरिलोकुलर में वो सिमिलर होंगे, बट एक कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर वो डिफरेंस होंगे। पहला है शेप एंड साइज में डिफरेंस होंगे कि साइज छोटा बड़ा होगा या शेप डिफरेंट होगी, नहीं, ना शेप होगी ना साइज, दोनों में सिमिलरिटी होगी। टाइप एंड नंबर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का टाइप और उनकी नंबर में डिफरेंस होगी। 4 पॉइंट है टाइप और नंबर, इसमें भी डिफरेंसेस नहीं होगी। सी प्लाइटी लेवल में डिफरेंसेस हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यूनिलोकुलर में बनने वाला और प्लूरिलोकुलर में बनने वाला ये डिफरेंसेस मेन है। सी जो स्टेटमेंट पॉसिबल है। और डी है पीरियड ऑफ एक्टिवनेस ड्यूरिंग द स्विमिंग। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा ई, जिसमें मतलब है कि सी और डी दोनों ही सही है। मतलब कहने का मतलब जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जू स्पोर बनेंगे और जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में जू स्पोर बनेंगे उनमें डिफरेंसेस पता कहाँ पे होंगे, प्लाइडी लेवल में कि यूनिलोकुलर वाले हैप्लाइड होंगे और प्लूरिलोकुलर वाले डिप्लाइड होंगे। दूसरा पॉइंट है कि आपने देखा था कि यूनिलोकुलर में 30 मिनट तक मूव करता है, उसके बाद फ्लैजेला लूज करता है, जबकि प्लूरिलोकुलर में मूव बिल्कुल नहीं करता, 2 मिनट भी मूव नहीं कर पाता। तो जो पीरियड ऑफ एक्टिवनेस है ड्यूरिंग स्विमिंग उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 16 का ई। इसका मतलब हुआ कि प्लाइडी लेवल और पीरियड ऑफ एक्टिवनेस ड्यूरिंग स्विमिंग ये डिफरेंट होते हैं, बाकी उनके शेप साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, उनके टाइप और नंबर ऑफ फ्लैजेला में कोई डिफरेंसेस नहीं होते। प्लाइडी में डिफरेंस होता है और उनके पीरियड ऑफ एक्टिवनेस ड्यूरिंग द स्विमिंग ये डिफरेंसेस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसका यही पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स होता है और इसी में एक्सपर्ट जो है हमें कंफ्यूज करता है कि कन्फ्यूजन कि यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में बनने वाले जो म्यूजो स्पोर्स होते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द जू स्पोर्स फॉर्म्ड इन द यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। देखो एक फिर से वही बात कर रहा है कि इन विच ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द जू स्पोर्स फॉर्म्ड यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था गाइस, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजिंग लाए हैं। कह रहा क्या डिफरेंसेस है, इन एक पॉइंट यहाँ पे और बढ़ा दिया और कुछ पॉइंट नहीं, ऊपर 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर दिया, यहाँ तीसरा पॉइंट इन्हें और डिफरेंस कर दिया। पहला प्लाइडी लेवल, बिल्कुल सही बात, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। स्विमिंग पीरियड आफ्टर रिलीज, ये भी सही था, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इसमें डिफरेंसेस होता है। इसी बात का फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट टाइप गैमेटोफिटिक एक्स और स्पोरोफिटिक बाई एक्स टी। कहने का मतलब है जो आपके यूनिलोकुलर वाले कहेंगे तो वो आपके इस पर बनेंगे गैमेटो और प्लूरिलोकुलर वाले स्पोंजिया बनेंगे आपके स्पोरोफिटिक। ये बात भी सही है गाइस, ये ऊपर हमने छोड़ रखा था ये पॉइंट, इसे हमने इंक्लूड कर दिया। तो ऊपर थे 2 पॉइंट सिमिलरिटी के, 2 पॉइंट डिफरेंस, हमने उन्हें पकड़ लिया। ई स्टेटमेंट करा कि सी और डी के जो पॉइंट हैं वो दोनों डिफरेंस पॉइंट हैं और ऐसा होता है, ये डिफरेंसेस होंगे। अब इसमें जो हमने बोला है केवल डिफरेंस ही, इसमें क्वेश्चन आपका आंसर होगा डी। कहने का मतलब प्लाइडी लेवल भी डिफरेंस होता है, स्विमिंग पीरियड भी डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो यूनिलोकुलर स्पोंजिया बनती हैं वो आपकी गैमेटोफाइट बनती हैं, जो हैप्लॉइड फिलामेंट होता है, और जो प्लूरिलोकुलर स्पोंजिया बनती हैं वो आपके डिप्लॉइड फिलामेंट जिसे हम स्पोरोफिटिक फिलामेंट बोलते हैं उस पर बनती हैं। कहने का मतलब सिंपल हम देखें, ये थैलस है तो थैलस में एक फिलामेंट ये हो गया जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इस पर जो स्पोंजिया बनेंगी वो आपकी क्या होगी, यूनिलोकुलर, मतलब एक ही उसके अंदर वो होगा केवल एक सिंगल। और जो ये वाला जो फिलामेंट है दूसरा, ये आपका डिप्लॉइड है, इस पर जो स्पोंजिया बनेंगी वो आपकी होंगी मल्टी चैम्बर्स, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। तो ये कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ये भी डिफरेंस है, करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं विच स्पीसीज ऑफ द इक्टोकार्पस शोइंग एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन मोस्ट स्पीसीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए कह रहा है रिप्रोडक्शन जो ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपके हमने 2 टाइप बताया कि इक्टोकार्पस 2 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमस एनाइसोगैमस, ठीक है। अब इसमें भी मैंने बताया कि एनाइसोगैमस जो होता है वो ज़्यादा स्पीसीज में होता है, मतलब मेजॉरिटी में यही होता है, 70-80% एनाइसोगैमस। अब आपको 4 स्पीसीज में से एक स्पीसीज बतानी है जिसमें एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने बताया देखो सिलिकोसिस में आइडिया करो, टाइप स्पीसीज बहुत ही होती है, उसी से रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। तो सिलिकोसिस का आंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। और सिकंडस दूसरी स्पीसीज होती है, और सी बोथ, और डी फैसिकुलेटर। देखिए फैसिकुलेटर वगैरह तो एपीफाइटिक वगैरह इन पे तो हम कम काम करते हैं, जो टाइप स्पीसीज है ये तो आंसर होगा, ये आंसर हो सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो दूसरी स्पीसीज है जिसे हम सिकंडस बोलते हैं, ये भी बहुत है, रिप्रोडक्शन की मेनली स्टडी इसी पे करी गई है, ठीक है। और सिलिकोस पे भी स्टडी करी गई सेकंड पॉइंट पे। तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो है सी। इसमें दोनों स्पीसीज जो हैं आपकी कैसी है, एनाइसोगैमस, जो मतलब मेजॉरिटी में टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी जो स्पीसीज हैं यहाँ पे सिलिकोसिस और सिकंडस, ध्यान रखना दोनों ऐसे बनती हैं, इन दोनों में ये आपकी एनाइसोगैमस टाइप की
या एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाली स्पीसीज है, ध्यान रखना। फेसिकुलेटस नहीं, फेसिकुलेटस में आपका कैसा होगा, आइसोगैमस होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, ए फीचर वेयर जूस्पोर्स, मतलब जूस्पोर का मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने वाला, और गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने वाला। आप देख टोकार्पस आर डिसिमिलर टू ईच अदर। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, एक तरफ तो ए सेक्सुअल की बात कर रहा है, रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्टिव बॉडी जिन्हें जूस्पोर या और एक तरफ आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडी जिन्हें हम गैमीट बोलते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें तो कह रहे बहुत सारे डिफरेंस होंगे। देखिए साइज़ का डिफरेंस, शेप का डिफरेंस, नंबर ऑफ फ्लैजेला का डिफरेंस, बोथ बी एंड सी। अब आंसर देखिए आप क्या है, इसका आंसर जो है 19 का वो है ए। कहने का मतलब है गैमीट, और देखिए मतलब क्या है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेप में स्पोर और गैमीट जो है वो शेप में डिफरेंस नहीं हुआ, इसका मतलब है दोनों की शेप कैसी होगी, पायरिफॉर्म लाइक दैट। नंबर ऑफ फ्लैजिला में डिफरेंस नहीं, दोनों में फ्लैजिला होंगे, वो दोनों में लेटरल फ्लैजिला होंगे, एक छोटा एक बड़ा, ये भी दोनों में। जूस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गैमीट और जूसपोर में दोनों सिमिलरिटी है। डिफरेंस केवल क्या होगा, साइज में डिफरेंस होगा। जो गैमीट होगा वो जूसपोर से थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का होगा, बस इतनी सी बात है। तो मतलब साइज में डिफरेंस है किसमें, एक गैमीट में और एक जूसपोर्स में। आप देख टोकार्पस का, इसका करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द टोकार्पस इज आइसोगैमस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, वहाँ भी नहीं, वहाँ पे हमने एनाइसोगैमस देखी थी गाइस, ठीक है। एनाइसोगैमस में हमने सबसे कॉमन स्पीसीज जो देखी थी, हमने वो देखी थी कौन सी, सिलिकोसिस एंड सिकंडस। अब अगर इसमें वो स्पीसीज उन्हें तो हटा दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा होता है, एनाइसोगैमस होता है, जो सबसे ज़्यादा होने वाला रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब ये वाली दोनों स्पीसीज हैं, ग्लोविफर और प्यूसिलस। तो इस कंडीशन में हमेशा दो दो स्पीसीज का क्वेश्चन मैंने देखा, बहुत ज़्यादा आंसर सही होते हैं। तो ये दोनों स्पीसीज जो होती हैं आपकी आइसोगैमस स्पीसीज हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, सी। ग्लोविफर और प्यूसिलस स्पीसीज जो होती है वो आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं एक्टोकार्पस में। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच।